सकते हैं आप? मेरे आने से पहले लग रहा है कि लोग भूले बिछड़े अपने मित्रों को खोज रहे हैं। कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई एमपी से, कोई हरियाणा से, सब एक दूसरे को खोज रहे हैं। इसी बीच में बेरोजगारी की हदें पार करते हुए एक बालक आया जिसने बोला कि वो कैलिफोर्निया से है। हद है मतलब। अमेरिका वाले भी अब रेलवे एसएससी की तैयारी करने लगे। ये देश किस दिशा में जा रहा है? लोग मजाक भी कर रहे हैं तो भूल जा रहे हैं कि मजाक भी हदों में होती है। हैं? खुश रहिए, मस्त रहिए। मस्त रहिए। बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को। जो जहां से भी है, कुछ लोग अपने आप को इसी होड़ में मार्च से भी बताने लग गए हैं। बिल्कुल सही है। कुछ भी हो भाई, समय खराब चल रहा है और जैसा भी हो बस इस गोले पे बने रहिएगा, क्योंकि आजकल इस गोले पे बने रहने की बड़ी चिंता है लोगों को। इस गोले पे रहना, बाकी तुम कहीं से भी रहो मेरे भाई, हैं? क्योंकि इस गोले से ऊपर जाना जो है आजकल का ट्रेंड हो गया है ना? बहुत सारा आशीर्वाद सभी को। कहीं से भी रहो यार। सभी को यार बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। चलिए, अल्टीमेटली बहुत अच्छी बात है, आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और मस्त हैं एकदम, तो जानकर अच्छा लग रहा है। चलिए, तो शुरू करें अपनी यात्रा, मूल अधिकारों की यात्रा। जो भी विद्यार्थी नए हों क्लास में, कृपया करके पुरानी क्लास खोज लें और देख लें एक बार। और पुरानी क्लास खोजने और देखने का तरीका ये होता है, बहुत ही आसान सा तरीका बता देते हैं हम आपको। तरीका ये होता है कि आप केवल और केवल हमारी प्रोफाइल ढूंढें बस अनअकैडमी पर, और वहां जाके हमारे नाम के नीचे हमारी प्रीवियस क्लास देख लें और पहुंच जाएं, है ना? हाँ जी। तो मूल अधिकारों की यात्रा पर आपका स्वागत है। कल हम यात्रा करते करते समानता दिलवाने पहुंच गए थे। जब समानता दिलवा ही रहे थे कि अचानक हमें समझ में आया कि मूल अधिकारों की जो समानता है, रुक जाइए, हमारा शस्त्र भी हम ले लें, हम शस्त्र लेना भूल गए। आजकल बेचारा ये वाला जो हमारा शस्त्र है, ये लैपटॉप को गर्म करने से बचाने में लगा हुआ है, उसको उठा के रखता है बेचारा, ये ना जो फैन को जगह दे के ना लेने में लगा हुआ है। हाँ भाई, चलिए। तो जैसा हम आपको बता रहे थे, तो कल हमने बहुत अच्छे से एक बात सीखी, और वो बात ये थी कि हम लोगों ने अल्टीमेटली आर्टिकल नंबर 14 के साथ साथ एक परिभाषा सीखी, और वो परिभाषा थी कि स्टेट आफ्टर ऑल होता क्या है। हमने ये सीखा कि स्टेट वो है जो कि सरकारी फंडेड है, अब वो चाहे जो भी हो। हमने अल्टीमेटली कल इस शब्द का मायना समझ लिया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब हम अपने अगले पड़ाव की तरफ, और अगले पड़ाव में अब हम पहुंचते हैं आर्टिकल नंबर 15 को। आर्टिकल नंबर 15 पर हम पहुंच रहे हैं, और आर्टिकल नंबर 15 को समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा। उन्हें आप पैरेलली समझते चलें तो बेहतर रहेगा, और वो ये है, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, आर्टिकल नंबर 15 पर अब हम पहुंच रहे हैं। तो यहां पर एक शब्द यूज किया गया है, अब हम इस शब्द को समझते हैं, और वो क्या है आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। हम आर्टिकल नंबर 15 में एक लाइन पढ़ रहे हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नकारात्मक सेंस में ये लाइन बोली गई है कि कोई किसी को भी, अभी 13 पर आएंगे, रुक जाइए, 13 सबसे एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि 13 जो है, अरे भैया वो रहा नहीं है, वो चला के छोड़ा गया है।
वो रहा नहीं है, वो चला के छोड़ा गया है, क्योंकि 13 बताने से पूर्व हमें और चीजें पढ़ानी है, क्योंकि अल्टीमेटली 13 ही तो हमें ये कहेगा कि जब कुछ भी ना हो तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 वही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है आफ्टर ऑल। राकेश भावरा कह रहे हैं कि सर आर्टिकल 1 से लेके 12 कब पढ़ाओगे? 12 तो कल पढ़ा दिए बेटा। 1 से लेके 12 हम बीच में सप्लीमेंट्री पढ़ाएंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि सिटीजनशिप जो है उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको आर्टिकल्स के बारे में दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें एज सच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अलावा, एनआरसी के अलावा पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। आ जाएंगे, आप लोड मत लीजिए, आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे आपकी, बस आप पढ़िए मस्त आराम से, है ना। आइए साथियों, तो सीन क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है सर, हमको कहा गया है कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। कैसे? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और नस्ल के आधार पर। इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारे लिए एक स्टेटमेंट के तहत लिखा हुआ है। लेकिन कहां? अर्थात कहने का अर्थ यह है कि कहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना बड़ी बात। ये लाइन तो लिख दी और बड़े गर्व से हमने पढ़ भी ली, लेकिन कहां पर नहीं होगा? घर में नहीं होगा, दोस्तों के बीच नहीं होगा, पब्लिक प्लेसेस में नहीं होगा, क्या नहीं होगा? तो अब सुनिए ध्यान से, ये आर्टिकल आफ्टर ऑल कहता क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, ये जो 5 हमने बताए हैं, और यहां पर लिखा हुआ है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। अब ये विद रिगार्ड टू करके 2 बिंदु लिखे हुए हैं जो अक्सर आप लोगों को नहीं पढ़ाए जाते, आपको नहीं बताए जाते, लेकिन मैं यहां पर बता रहा हूं किस चीज का। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को दुकान में घुसने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, अगर आपको दिख रही हो तो यहां पर चल रही है ये लाइन, एक्सेस टू शॉप, पब्लिक होटल, रेस्टोरेंट, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, द यूज ऑफ वेल, सेकंड लाइन बी वाली लाइन पढ़िए, वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट financed wholly or partially out of the state fund or dedicated to the use of general public। यानी कि कोई भी व्यक्ति को मना नहीं किया जाएगा। कहां पर मना नहीं किया जाएगा? तो इस बिंदु को समझने का प्रयास करिए। कोई बात नहीं दिखा तो भी कोई बात नहीं, देख करके भी कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन जो सुना उस पर विश्वास कर लो, क्योंकि देखा तो आपने बहुत कुछ है, याद कुछ भी नहीं है ना। बस सुनकर के ये विश्वास कर लो कि इस बिंदु के अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इन आधारों के ऊपर। कहां डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा? तो लिखा हुआ है किसी दुकान में चढ़ते समय किसी व्यक्ति से ये नहीं कहा जाएगा कि तुम महिला हो इसलिए इस दुकान में नहीं आ सकती हो। किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जहां पर दुनिया भोजन करने, खाना खाने जाती है, और वहां पर किसी निम्न जाति के वर्ग को आप ये कह दिए कि नहीं, तुम्हारा प्रवेश यहां पर मान्य नहीं है। किसी होटल में, किसी प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में, यानी कि आप सिनेमा घर गए, वहां पर आपको ये कह दिया कि आप इस वर्ग से हैं इसलिए आपको अलाउ नहीं है। एक फिल्म के अंदर ये चीज बहुत अच्छे से दिखाई गई है, अगर आपने देखी हो तो लीजेंड ऑफ भगत सिंह करके एक फिल्म है। मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूं जब भी पढ़ा रहा होता हूं कि लीजेंड ऑफ भगत सिंह नामक फिल्म है, अजय देवगन अभिनीत, जिसमें उन्होंने अजय देवगन ने एक्टिंग की है बहुत बढ़िया उनकी भगत सिंह की। तो उस फिल्म के अंदर एक दृश्य दिखाया गया है जहां पर ये वाला संगीत गीत गाया गया है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, क्योंकि ये वाला मूवमेंट चला था। असल में पगड़ी संभाल जट्टा जो है ये भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के नेतृत्व में चला हुआ एक आंदोलन था, पगड़ी संभाल, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, वो जब गीत आता है उस समय फिल्म के एक दृश्य में ये दिखाया गया है कि वहां अंग्रेज जहां बैठे हुए हैं वहां पर लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ डॉग्स एंड इंडियंस, यानी कि इस जगह पर कुत्तों का और भारतीयों का प्रवेश निषेध है। अर्थात डिस्क्रिमिनेशन अगर हुआ तो एक सिनेमा घर के अंदर इस प्रकार की लाइन लिखी हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा हमारे देश में ना हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे 90s के हैं। 90s के मतलब आप में से अधिकांश क्लास जो है वो पैदा ही 95 के बाद हुई होगी। 95 वाले हैं, कुछ मतलब 98 वाले होंगे, कुछ 2000 सन के भी पैदा हुए क्लास में बैठे होंगे।
तो जो विद्यार्थी इस जमाने के हैं, 21वीं शताब्दी के जो लोग हैं, उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि कहीं ऐसा भी होता होगा, यानी कि ऐसा भी होता होगा कि जिनके अंदर बिल्कुल होंगे 2001 2000 तो बिल्कुल हैं। आप में से बहुतों को तो ये लाइन भी नहीं पता होगी कि अच्छा ऐसा भी होता था कि हमारे लिए प्रवेश निषेध होता था। मतलब आज भी क्या सर ऐसा होता है कि किसी को ये कह दे कि कोई हाँ भाई तू महिला है इसलिए अंदर नहीं आ सकती, या पुरुष है इसलिए तू इस क्षेत्र में नहीं जा सकता। आपके सामने जीवंत उदाहरण है। कौन कौन से उदाहरण है साथियों? सबरीमाला जो मुद्दा है वो असल में इसीलिए उठा। क्यों उठा? क्योंकि आर्टिकल 15 के अंदर मेरे प्यारे साथियों ये लाइन मेंशन की हुई है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर जहां पर लोग जाते हो वहां पर किसी को भी जाने से रोका नहीं जा सकता। ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, क्रीड, इनके आधार पर आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, चाहे फिर सबरीमाला टेम्पल हो या फिर हाजी अली दरगाह। मतलब आपको अगर जाना है तो ये कहकर आपको नहीं रोका जा सकता कि आप महिला हैं इसलिए आपका प्रवेश निषेध है, क्योंकि वहां सब जाते हैं इसलिए महिलाएं भी जाएंगी। और ये सवाल सबसे बड़ा फंस गया। फिर आप पूछेंगे तो फिर सर जाने क्यों नहीं दिया? अगर अच्छा आप एक बात बताइए, मुझे आर्टिकल 15 में ये साफ लिखा हुआ है कि पब्लिक प्लेस पर अगर कोई आपको जाने से रोके तो मैं क्या कर सकता हूं? इतना तो अब आपको समझ में आ चुका है। बताइए मैं क्या कर सकता हूं यदि कोई भी व्यक्ति मुझे पब्लिक प्लेस में जाने से रोके तो मैं क्या कर सकता हूं? बताएं बेटा। अक्षय लास्ट में बेटा एक बार डिस्कस कर लेंगे अपन, है ना। मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। क्यों बेटा? क्योंकि आर्टिकल 32 में मुझे यह कहा गया है कि यदि मेरा कोई भी मूल अधिकार पूरा नहीं होता तो मैं उसकी मांग करने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट की यात्रा कर सकता हूं। अच्छा तो फिर मुझे यह बताइए कि महिलाओं का सुप्रीम कोर्ट जाना सही था या नहीं था? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? ऑटोमेटिकली महिलाओं ने डिमांड करी कि सबरीमाला मंदिर में हमें प्रवेश मिलना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है इस बात का। अच्छा चलिए तो अब मैं एक आर्टिकल और पढ़ाता हूं आपको। उस आर्टिकल को पहले देख लेते हैं, फिर हम वापस लौट करके यहां आएंगे और उस आर्टिकल को यहां पर पढ़ करके देखिए। यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिनियम 25 से लेकर के 28। जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अंतरात्मा से मैं जिस भी धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहूं मैं कर सकता हूं। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 26, यहां पर यह भी लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे साथियों, ये वाला आर्टिकल नंबर 26 जो यहां पर लिखा हुआ है ये मूल अधिकार है या नहीं है? ये मूल अधिकार है या नहीं है, मुझे ये बताइए, है ना। इसका अर्थ ये है कि मुझे मेरे धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अर्थात मैं अगर अपने मंदिर के अंदर ये चाहता हूं कि महिलाओं का प्रवेश ना हो तो ये मेरा धर्म का मामला है और मैं धर्म के मामले के अंदर किस प्रकार से व्यवहार करूं ये मेरी स्वतंत्रता है। अब मुझे ये बताइए, एक तरफ तो मैं कहता हूं आर्टिकल 15 मूल अधिकार है और एक तरफ 26 कहता है कि मैं अपने धर्म का प्रबंधन कर सकता हूं। तो मुझे यह बताइए आर्टिकल वर्सेस आर्टिकल हुआ या नहीं? मूल अधिकार से मूल अधिकार लड़ गया कि नहीं? और जब एक मूल अधिकार से दूसरा मूल अधिकार लड़ जाता है और दोनों में ही आप 32 नंबर आर्टिकल के कारण सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट किसे सही ठहराए? सुप्रीम कोर्ट किसे सही ठहराए? है गजब सवाल। सुप्रीम कोर्ट में 32 नंबर के तहत आप जा सकते हैं, सही किसे ठहराए? यही कारण है मेरे प्यारे साथियों कि यह धर्म संकट जो धर्म के कारण उत्पन्न हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में शुरू होते हुए 3 जजेस की बेंच से 5 जजेस बेंच, 5 से 7, 7 से 9, 9 से लेके 11, 11 से लेके 13 जजेस तक भी जा सकता है। अभी तक 7 जजेस की बेंच तक तो डिसीजन दे चुकी हैं और उसके बाद में ये आगे भी जा सकता है, फिर और भी आगे जा सकता है, फिर और भी आगे जा सकता है, फिर और भी आगे जा सकता है। क्यों?
क्योंकि आफ्टर ऑल मुद्दा यह है कि भैया अगर आपके पास तर्क अच्छे हैं और आप ये कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर ऑड हमेशा क्यों लेते हैं? बेटा ऑड के केस में कोई ना कोई पक्ष जरूर जीतेगा, इवन के केस में टाई हो सकता है, ऑड के केस में कोई ना कोई जरूर जीतेगा, है ना? दो एक तरफ या एक एक तरफ, कोई तो जीतेगा ना बेटा। अधिकतम अभी तक 13 जज तक गया है, तो ये अगला जो केस है मेरे प्यारे साथियों, सबरीमाला वाला केस, ये भी जाएगा 13 से ऊपर तक निकलेगा। तो कहने का अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों, मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूं कि भारत के संविधान में बहुत सारे मूल अधिकार ऐसे हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। एनीवे, फिलहाल के लिए आप इस बात को इतना समझ के काम चलाइए कि भारत के संविधान के अंदर जो ये आपके सामने आर्टिकल नंबर 15 लिखा हुआ है, ये इस बात की इजाजत देता है, इस बात की इजाजत देता है कि राज्य को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। किस आधार पर नहीं करना चाहिए? मतलब इस आधार पर नहीं करना चाहिए, इन आधारों पर नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है साथियों, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। देखिए, आप में से बहुत सारे बाल कलाकार ऐसे होंगे जो आपको घर से बाहर जाने से रोकते होंगे, आपके बाल मित्र, बाल सखा, है ना? लेकिन मैं उन बाल कलाकारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन बाल कलाकारों की बात कर रहा हूं जो इन सवालों को पढ़ते समय एक अलग चिंता दिमाग में लिए बैठे होंगे, और वो चिंता ये होगी कि सर आप इतना गहराई से हमें क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे इतना काम थोड़ी आएगा। पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम जरूर आएगा, क्योंकि यहां से भारत निर्माण हो रहा है इस सवाल से। अब भारत निर्माण की तरफ हम चल रहे हैं। भारत निर्माण ये है साथियों कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने 5 पॉइंट बताए, आपने कहा रिलीजन, आपने कहा रेस, आपने कहा कास्ट, आपने कहा सेक्स, और आपने कहा प्लेस ऑफ बर्थ। सर मुझे एक बात बताओ, हम एक एक करके सर सवाल पूछते हैं आपसे। इंडिया में नस्ल का तो कोई मुद्दा उठता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहां पर गोरे और काले की लड़ाई नहीं होती। लेकिन सर इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, खूब लड़ाइयां होती हैं हमारे यहाँ पे। उदाहरण के रूप में बताते हैं आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस जगह से। क्या है ये? कास्ट वाला मुद्दा। कास्ट वाला मुद्दा क्या है मेरे प्यारे साथियों? इस कास्ट वाले मुद्दे के अंदर सर आपने कहा स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, यानी राज्य को भेद नहीं करना चाहिए। किसके बीच में भेद नहीं करना चाहिए? राज्य को भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य जो है वो कास्ट के आधार पर किसी को ऊंचा और नीचा नहीं बता सकता। तो सर मेरा एक सवाल है आपसे, राज्य ने जनरल, ओबीसी और एससी एसटी में ऐसा क्यों किया? बोले क्या किया बेटा? बोले सर जनरल के लिए कट ऑफ रख दी 60% नंबर, ओबीसी के लिए 50% नंबर, इनके यहां पर एससी एसटी के लिए आपने 40% नंबर कट ऑफ रख दी। तो सर ये तो सीधा सीधा आपके आर्टिकल नंबर 15 का उल्लंघन है। आर्टिकल नंबर 15 का अगर ये उल्लंघन है तो सर जाऊं मैं सुप्रीम कोर्ट? अभी तक शायद किसी को पता ना हो, शायद अगर आप इजाजत दे दें तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं। और बात भी सही है, क्योंकि उनकी बात में दम है। बोले सर अगर आप कह दें तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, क्योंकि अल्टीमेटली इस सवाल में वही वाला प्रश्न उठ करके वापस चला आया। सर मैंने कहा भाई कौन सा वाला प्रश्न चला आया? बोले सर यहां पर प्रश्न वही वाला चला आया कि राज्य ने पहले तो कहा था मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा, लेकिन सर अंत में उसने डिस्क्रिमिनेट कर दिया। अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे साथियों और सखाओं, मैं आपके साथ बोले सर जहां आपने मुझसे ये कहा कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, वहां पर स्टेट ने सर डिस्क्रिमिनेट कर दिया। सर वहां पर स्टेट ने डिस्क्रिमिनेट कर दिया। क्या आपको यह सवाल समझ में आ रहा है? पहले यह बताइए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? हम सब करिए कि आपने पहले कहा कि राज्य को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, विभेदित नहीं करना चाहिए, लेकिन सर राज्य तो कर दिया।
तो सर पहले तो मुझे आप इस लाइन का आंसर दो कि राज्य ने अगर ऐसा किया तो ये गलत है कि सही है। मैंने कहा यार टेक्निकली तो आपकी बात सुन के तो लग रहा है कि गलत है। अच्छा, अगर ये गलत है तो सर मैं पहले आपको एक चीज यहां पर पॉइंट के हिसाब से पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको आर्टिकल 15 प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। अब आपको मैं केवल इसलिए दिखा रहा हूं, आप कहेंगे सर आप हमको ये वाले आर्टिकल क्यों नहीं दे देते सीधे सीधे। बेटा इसलिए नहीं दे देते क्योंकि ये आपके काम के नहीं है। आप जब यूपीएससी वगैरह की तैयारी करोगे ना तब भले ही काम के हों, लेकिन ये आपके फिलहाल काम के नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको इसलिए दिखा दे रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि हाँ इस पुस्तक में ऐसे आर्टिकल लिखे हुए हैं। एक 5 नंबर बिंदु दिख रहा होगा, दिख रहा है 5 नंबर पॉइंट दिख रहा है ना। अब मैं इसको पढ़ के सुना दे रहा हूं, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, आप विश्वास करिए कुछ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward class of citizen or the scheduled caste or scheduled tribe in so far as such special provision related to their admission to educational institute including private educational institute whether aided or unaided by the state other than the minority educational institute referred to clause 1 of article 30। बोले ऊपर से निकल गया सर। मैं आपको केवल ये लाइन इसलिए पढ़ के सुनाया ताकि आप लोग इस बात से ये समझ लें कि ऐसा कुछ लिखा है, गड़बड़ शड़बड़ कुछ लिखा है। समझाने के लिए तो मैं बैठा हूं। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 के अंदर सब क्लॉज, देखो आर्टिकल्स को ऐसे पढ़ा जाता है, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है नंबर 15, ये लिखा हुआ 15। अब 15 के नीचे देखो यहां पर 1, यहां पर 2, 3, 4 और फिर 5 दिखा होगा नंबर में, देखो यहां पर 5 नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 5। सब क्लॉज 5 में लिखता है कि कोई भी आर्टिकल या फिर 15 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ कोई भी पॉइंट राज्य को एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लास, साथ में एससी और एसटी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यानी कि कॉलेज में एडमिशन की प्राथमिकता के लिए प्रावधान बनाने से नहीं रोक सकता। कहने का अर्थ यह हुआ कि जहां आपने 15 में यह बात लिख दी, 15 में आपने क्या लाइन लिख दी, 15 में तो आपने कहा कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, राज्य को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए रेस, कास्ट, सेक्स इनके आधार पर। लेकिन वहीं इसी आर्टिकल के सब क्लॉज 5 में आप लोग ये लिखते हैं कि कॉलेज में ओबीसी और एससी एसटी का रिजर्वेशन होगा। सरल रूप से इस बात को बस हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। यानी इस पॉइंट के अंदर ये जो लाइन मेंशन की गई है कि यहां पर ओबीसी को और एससी एसटी को, ओबीसी अभी शब्द यूज नहीं किया गया, इसमें लिखा गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, और ये लिखा गया कि इनके लिए राज्य को प्रावधान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर आप कहेंगे सर ये तो दोनों ही बातें हो गई, सर इसी का तो मतलब कहीं वो नहीं है रिजर्वेशन। मैंने कहा जी हां, जब आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है तो इसी को तो रिजर्वेशन कहते हैं। सरकार ने इसी के आधार पर रिजर्वेशन दे दिया। फिर आप पूछेंगे कि अच्छा तो ये तो एक सोची समझी रणनीति थी कि एक तरफ तो कहा समानता होगी, आर्टिकल का नाम ही दे दिया समानता के ऊपर अधिकार, आर्टिकल का नाम ही है समानता, राइट ऑफ इक्वालिटी। इधर देखिए राइट ऑफ इक्वालिटी 14 से लेकर के 18, और आप इक्वालिटी के नाम पर हमको उल्लू बना रहे हो। ये तो दोनों बातें कर दी आपने। फिर इक्वालिटी कहां से रही? अब आपकी सटक गई। आपकी क्यों सटक गई? इक्वालिटी कहां है? मैं तो इक्वालिटी ढूंढ रहा हूं, इक्वालिटी तो है ही नहीं। बेटा गवर्नमेंट जॉब में, हाँ एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा सर गवर्नमेंट जॉब में भी तो रिजर्वेशन है, हरिहर। बेटा हरिहर गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल नंबर 16 में लिखा हुआ है। देखो आर्टिकल नंबर 16 की लाइन भी एज इट इज ही है। इधर देखो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस और एनी ऑफ देम, यही लाइन इसमें भी है। लेकिन आर्टिकल नंबर 16 के अंदर भी ऐसे ही एक सब क्लॉज सरकारी नौकरी के लिए दिया हुआ है, और वो है मेरे प्यारे साथियों सब क्लॉज नंबर 4। सब क्लॉज नंबर 4
जिसमें ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 16 इसका सब क्लॉज 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड। यानी कि आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 इनडायरेक्टली हमें एक बात सिखा गया। क्या बात सिखा गया? कि भैया बात ऐसी है कि रिजर्वेशन तो होगा। मतलब हमें ये लाइन सिखा गया कि भैया समझ के रहिएगा कि रिजर्वेशन तो होगा। अब आपके दिमाग में एकदम तन गई कि यार ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। मतलब आपने एक तरफ तो कॉलेज में रिजर्वेशन दे दिया 15 के पार्ट 5 में, और दूसरी तरफ 15 के भाग 16 के भाग 4 में नौकरी में दे दिया। फिर आप अपने आर्टिकल का नाम देते हो कि ये समानता का अधिकार है। सर ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है साथियों। अब आपको समझने की आवश्यकता है रिजर्वेशन क्या है। रिजर्वेशन इधर देते हैं साथियों। आइए साथियों अब चलते हैं हमको समझाने के लिए रिजर्वेशन की यात्रा पर। क्या है रिजर्वेशन की यात्रा? आइए मेरे साथ चलते हैं। आपके सामने एक फोटो शेयर की गई है। अब इस फोटो को देखते हैं। इस फोटो को देख करके आपको सवाल समझ में आ जाएगा कि आफ्टर ऑल समानता का मतलब क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग नाइंसाफी नाइंसाफी कह रहे हैं उन सबको यह क्लियर हो जाएगा कि नाइंसाफी है कि नहीं है। यह फोटो विशेष रूप से आपके लिए लाई गई है, विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन करवाई गई है, क्योंकि मुझे रिजर्वेशन समझाने के लिए अक्सर इस फोटो का उपयोग लेना पड़ता था। मैं बोलता था, हाथ से बनाता था। इस बार हमारी टीम ने आपके लिए बना के दी है ये फोटो। ये अपने आप में बहुत कुछ समझाएगी। इस फोटो को जो समझ गया उसको पूरा की पूरा समझ में आ गया कि क्या है रिजर्वेशन। पहले अच्छे से समझ लो। जो नहीं समझ पाए उनको फिर मैं समझाऊंगा। ये रिजर्वेशन समझा रही है फोटो। कहते हैं ना तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, तो ये बोल गई तस्वीरें। आपको याद होगा जो पुराने विद्यार्थी होंगे, यही मेरा उदाहरण है। आज से नहीं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं ये मेरा एग्जाम्पल है रिजर्वेशन को समझाने का। अब समझते हैं साथियों। आगे बात समझ में। रिजर्वेशन क्या है? ये है रिजर्वेशन। चलिए तो अब व्याख्या करते हैं इस तस्वीर की। जो नहीं समझ पाए अब व्याख्या करते हैं। क्या? सुनिए मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने 3 लोग खड़े हुए हैं। एक लंबा है, एक मध्यम ऊंचाई का है और एक कम ऊंचाई का है। इन तीनों को स्टेडियम में चल रहा क्रिकेट मैच देखना है। इन तीनों को स्टेडियम में चल रहा क्रिकेट मैच देखना है। लेकिन तीनों के लिए जो भी साधन उपलब्ध थे वो बराबर थे। साधन उपलब्ध थे यानी कि तीनों के लिए सीढ़ियां रखी हुई थी। ऐसी स्थिति में यहां पर इन 3 सीढ़ियों में से यदि इस बच्चे को और इस बच्चे को और इस बच्चे को तीनों को बराबर जगह पर खड़ा करके रखा गया तो ये बच्चा जो है ये मैच नहीं देख पाया। अब आप पूछेंगे इसका हमारे रिजर्वेशन से क्या लेना देना? भाई सिंपल सा लेना देना है। हमारा जब देश आजाद हुआ था तो एक वर्ग जिसे आप सामान्य वर्ग कहते हैं, जनरल कास्ट जिसे आप कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जैन, जिस उसमें आते हैं, वो वर्ग ऐसा था मेरे प्यारे साथियों जो ऑलरेडी पढ़ा लिखा था। उसे समाज में ढंग से रहना करना आता था, चलना आता था, समझना आता था। समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा थी। उसको समाज में अपनी बातें मनवाने के लिए किसी से झगड़ना नहीं पड़ता था। सभी मंदिरों में उसका प्रवेश था। वो जहां से आए उसको सम्मान, इज्जत, दर्जा सब मिलता था और वो आसानी से सब चीजें यूज करता था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जब देश आजाद हुआ उस समय उस व्यक्ति को देश में कहीं पर भी कोई कांच के कप में चाय पिलाने को तैयार नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कि उन्हीं बर्तनों में खाना खिलाने को तैयार नहीं था जिनमें वो आज खाना खाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज भी इस बात को आप माने या ना माने, बहुत सारी जगह पर हमारे परिवारों में, हमारे समाज में ऐसी जगह बहुत सारे इंसिडेंट आपको दिखाई देते हैं जिनमें आपको वो लोग इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करते हुए देखे जाते हैं।
वो इंसान और इंसान में इस बात का भेद करते हैं कि ये है कास्ट में लोअर कास्ट के हैं और इनके बर्तन अलग होने चाहिए। आप अपने घर में पुरानी जगह पर जाइए और देखिए। तो अब ये जो शब्द है ना जो मैंने यूज किया, बहुत हार्श है, बहुत सारे लोगों को लगेगा, अच्छा बहुत सारे लोगों की अपनी फीलिंग्स भी होंगी, बहुत सारे लोगों के पर्सनल अनुभव होंगे बहुत कड़वे, बोले नहीं सर ऐसा नहीं है, इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, हमने यूं कर दिया। वो पर्सनल ग्रीवांसेस हटाइए। जब देश चलता है तो देश मेजॉरिटी की बात करके चलता है, वो ये सोच करके चलता है अधिकतम का लाभ कैसे सुनिश्चित हो। तो मेरे प्यारे साथियों, इस व्यक्ति को उस जगह पहुंचाना था ताकि ये भी जो सरकार के द्वारा प्रायोजित मैच है उसका आनंद ले सके। तो उसका आनंद लेने के लिए इस व्यक्ति का अपलिफ्टमेंट जरूरी था, इसको उठाना जरूरी था। तो इस व्यक्ति को उठाने के लिए एक ही तरीका था, वैकेंसी तो 100% ही थी, लेकिन यहां से इसके नीचे की कुर्सी निकाल के इसको दे दी कि बेटा तुम इस पे खड़े हो जाओ, तुम तो अभी भी मैच देख पाओगे और इसको सहारा मिलने के बाद अब ये भी मैच देख पाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसी स्थिति में इन तीनों को राज्य ने समान ही किया है। तो जो आर्टिकल 15 में आप लोग लाइन पढ़ते हैं, क्या लाइन पढ़ते हैं आप लोग? आर्टिकल 15 में लाइन पढ़ते हैं कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। अगर राज्य, मेरे प्यारे साथियों, इनके अपलिफ्टमेंट का प्रयास नहीं करता तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता। कैसे सुनिएगा, यदि राज्य इनके अपलिफ्टमेंट का प्रयास नहीं करता तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता। डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं है कि इसके साथ में क्या दे दिया गया, लाभ दे दिया गया। आप में से कुछ लोग एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और वो क्या है, आप लोग कहते हैं कि सर लेकिन आरक्षण का लाभ वो व्यक्ति ले रहा है जो खुद भी आईएएस बन गया, उसका बेटा भी आरक्षण का लाभ लेके आईएएस बन गया, उसकी तीसरी पीढ़ी भी लेकर के आईएएस बन गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप मुझे ये बताइए, इससे किसे लड़ना चाहिए? इससे किसे लड़ना चाहिए? उसी वर्ग के लोगों को जो आरक्षण का लाभ लेने के लिए हकदार हैं और उनका हक उन्हीं की कास्ट में एक ऐसा व्यक्ति जो उनका सारा हिस्सा खा के आगे चला जा रहा है, उन्हें अपने हक की मांग करनी चाहिए या हमें उनके हक की मांग करनी चाहिए? मतलब समझ रहे हैं आप? हमें से मतलब जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। तो आप मुझे यह बताइए, अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप में से अक्सर बहुत सारे लोग इस बात से प्रभावित होते हैं, सर आप नहीं देखते एक आईएएस का बेटा आईएएस बन जाता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन जाता है, उसके बाप ने रिजर्वेशन लिया, बेटे ने लिया, अब पोता लेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन गलत है तो असल में ये गलत जितना आपके लिए है ना, उससे ज्यादा गलत वो उस कास्ट के लिए है जिसके कास्ट के लोग इस ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों की वजह से जो आरक्षण का लाभ लेते लेते उन लोगों का हक खा गए जो कि वाकई में आरक्षण के हकदार थे। साथियों, एक रिपोर्ट कहती है कि आज भी शेड्यूल कास्ट के अंदर जो अधिकांश आरक्षण है वो उन लोगों के पास नहीं पहुंचा जो वाकई में अत्यंत निम्न कास्ट के अंदर आते हैं। अब इसके ऊपर आपको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार एक ऐसी समीक्षा तैयार करवाई है जिसमें शेड्यूल कास्ट के अंदर भी अब वर्गीकरण होगा। वर्गीकरण होगा से मतलब है अभी वो चल ही रहा है और उसके ऊपर बहस किया जाना बाकी है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इसकी तैयारी कर रहा है, जिसमें यानी सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी कि जातियों को पहचाना जाएगा कि ये शेड्यूल कास्ट में है, इसको इतना % रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का मिलना चाहिए। बाकी जो बच गए, बहुत सारी जातियां आज भी चूहा खा के पेट भर रही हैं, चमड़े का काम कर रही हैं, आज तक शिक्षा उन तक नहीं पहुंची, उन लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाया जाए। तो आरक्षण बुरा नहीं है, आरक्षण का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आरक्षण का जो लोग लाभ ले रहे हैं, उसमें कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से आप लोग आहत हैं। मैं मेरी पूरी क्लास से इस बात से सहमत हो सकता हूं और मेरी पूरी क्लास मुझसे इस बात पर सहमत हो सकती है कि सर आरक्षण जो है हम चाहेंगे कि उस व्यक्ति को मिले जो नाली में उतर करके हमारे लिए सफाई का कार्य कर रहा है। सर हम चाहेंगे कि आरक्षण उस व्यक्ति को मिले जिसके पास खाने के लिए 2 समय का भोजन नहीं है। सर हम दुखी हैं इस बात से कि आरक्षण उस व्यक्ति को मिलता है जो आरक्षण से पहले भी आईएएस निकाल लिया, इस बार भी निकाल लिया और उसका बच्चा भी निकालेगा। हमें दुख उसके ऊपर होता है। तो भैया उसके ऊपर जब आपको दुख होता है तो इसका आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप भी अवेयरनेस फैलाएं उन लोगों में, विशेष रूप से जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पाया।
और उनके बीच में आप जागृति फैलाएं। सरकार अपने लेवल पर इस कार्य को कर रही है और निश्चित ही यह कार्य होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब रिजर्वेशन आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे साथियों। आपको मैं ऐसी ऐसी स्थितियां दिखा सकता हूं। आज भी आपको लगता है ना कि एससी एसटी के लिए आरक्षण हो गया, हर जगह पर कोई निश्चित कास्ट है जो सारा बेनिफिट ले जा रही है। इनमें भी अब जनरल और मतलब इनके अंदर भी वर्गीकरण हो चुका है। इनके अंदर भी एक अपर कास्ट और लोअर कास्ट हो चुकी है, यानी रिजर्व कैटेगरी में भी अब अपर कास्ट और लोअर कास्ट है। उनमें भी अब ऐसा होता है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट आपस में शादी नहीं करती हैं, उनमें भी। यानी रिजर्व कैटेगरी के अंदर भी अब ऐसा है कि जहां जिनको रिजर्वेशन मिल गया, अब वो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं जिन्होंने लाभ उठा लिया। आ गई बात समझ में? उम्मीद है कि मैंने एक बहुत बड़ा विषय जो है वो आज टच किया। मैं सबको तो संतुष्ट करने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मेरी क्लास में से शायद 50-60% बच्चे मेरी बात से कन्विंस हुए होंगे कि आरक्षण आफ्टर ऑल क्या है और उसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, मैं सबकी तो गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि भाई सबको समझाने के लिए बहुत सारी पूरी पुरानी मानसिकताएं, उनके निजी मतलब अनुभव, उनके पारिवारिक अनुभव, बहुत सारी चीजें मायने रख सकती हैं। लेकिन एक शिक्षक के नाते जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने निभाया, क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 पढ़ाते समय मैं अगर आपको ये बातें ना बताऊं तो ये नाइंसाफी होगी मेरे प्यारे साथी। ठीक है, मतलब मैं आपको ये दोनों बातें ना समझाऊं तो ये प्रॉपर नाइंसाफी होगी। आरक्षण निकलता ही यहीं से है। हाँ जी, ऐसे ही आर्टिकल 15 के अंदर सब क्लॉज 6 और 16 के अंदर सब क्लॉज 6 जोड़ा गया संविधान संशोधन अधिनियम 103 के तहत। 103 के तहत मेरे प्यारे साथियों एक आरक्षण का बिंदु जोड़ा गया, जिसमें कि जनरल कास्ट के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको 10% आरक्षण देने के लिए आर्टिकल नंबर 15 के अंदर सब क्लॉज 6 और 16 के अंदर सब क्लॉज 6 जोड़ा गया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। और इसकी मांग भी लंबे समय से उठ रही थी। आरक्षण के अंदर जो सबसे ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है वो दो बातों को लेकर के है। पहली मांग इस बात को लेकर के कि जनरल में भी तो सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन नहीं है, जिनके पास घर का मकान नहीं है, खाने के लिए खेत नहीं है, कैसे वो गुजारा करेंगे? क्या उनका उस कास्ट में पैदा होना गुनाह है, या फिर उन्हें वापस से पहले नीचे मिट्टी में गाड़ोगे फिर निकालोगे? तो उससे बचाने के लिए सरकार ने एक ऐसा आरक्षण दिया जिसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यानी ईडब्ल्यूएस कहा गया, और उसमें 10% आरक्षण जनरल कास्ट के उन लोगों के लिए दिया गया जो वाकई में नीडी हैं, जिनको वाकई में जरूरत है। आई बात समझ में? तो ये हुआ पार्ट। तो एक प्रकार से जो कमी थी आरक्षण की वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण देकर के पूरी कर दी गई। और दूसरी कमी जो बच गई जिससे आप सब लोग प्रभावित होते हैं वो ये कि आरक्षण का लाभ उस व्यक्ति को बार बार क्यों मिलता चला जा रहा है जिसने एक बार पहले लाभ ले लिया। तो इसके लिए सरकार मेरे प्यारे साथियों अभी वर्तमान में प्रोसेस में है ये पूरा पार्ट, और होपफुली जब अगले टाइम 2024 के इलेक्शन में उतरेगी सरकार तो उससे पहले ये है बिल पास करवा के जाएगी, जिसमें ये होगा कि जो है कास्ट जो है उनका सब क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा हर जाति में, और ये बताया जाएगा कि इस जाति के लिए इतना % रिजर्वेशन रखा जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ, अगला आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 17। अब देखिए, इट अबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म। अब ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों, टिकट लेके मैच देखना चाहिए अखिल तिवारी। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, आपके पास पैसे हैं इसलिए आप ये लाइन बोल पा रहे हैं ना। आपको राज्य की आवश्यकता नहीं है, आपके पास धन है इसलिए आप टिकट लेकर के देखने की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार को उनके अकाउंट में पैसा डालना पड़ता है बेटा। उनको मनरेगा के तहत मजदूरी देनी पड़ती है, उनके अकाउंट में पैसा देना पड़ता है, 1 रुपए किलो गेहूं देना पड़ता है। तुम कह सकते हो तुम टिकट खरीद सकते हो। यही तो समझाने का मैं इतनी देर से प्रयास कर रहा हूं अखिल तिवारी कि तुम्हारे पास पैसा है, वो क्या जाने पीर पराई जिसकी कभी ना फटी हो बिराई। मेरे प्यारे दोस्त, आपका ये जो कथन है ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक बार रूस में क्रांति हो रही थी और रूसी राजा जार के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और राजा के सामने मांग की गई कि देखिए जनता भूख से मर रही है, लोगों के पास रोटी खत्म हो गई है। तो वो बोलता है कि रोटी खत्म हो गई तो क्या है, लोगों से कहो केक खा लें, लोगों से कहो कि ब्रेड खा लें, रोटी खत्म हो गई तो क्या है। क्योंकि उसको कभी पता ही नहीं था कि रोटी और ब्रेड दोनों एक ही चीज से मिलकर बनती है। आ गई बात समझ में? तुम गलत नहीं हो। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इसका सेम रिपीटिशन हुआ था, लेकिन क्रांति की शुरुआत ये रशिया से हुई थी। फ्रेंच में भी सेम यही डायलॉग है, वहां का राजा भी बेवकूफ था। ठीक है,
चलिए एनीवे, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। तो एनीवे मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये बात समझ में आई आप लोगों को। आर्टिकल नंबर 16 मैंने बता दिया। आर्टिकल नंबर 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन हो। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ये तो सर आप बता चुके। फिर अनटचेबिलिटी के लिए अलग से पॉइंट क्यों बनाया? आइए अब चलते हैं साथियों आर्टिकल नंबर 17 की यात्रा पर। आर्टिकल नंबर 17 में जो लाइन लिखी गई है जरा हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारी पुस्तक भी वो आर्टिकल दिखा दे तो हम आपको वो आर्टिकल प्रॉपर तरीके से पढ़ के सुनाना चाहते हैं। इसके पीछे रीजन है आपको। अब इसमें एक बात हम बताएंगे जिससे कि आपको ये पता चलेगा। मान लो कि किसी ने आपको कहा कि आप जो हैं वो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो रिजर्वेशन देगा कौन? रिजर्वेशन देगी सरकार। रिजर्वेशन देगा कौन? रिजर्वेशन देगी सरकार। पन्ना तो नहीं फाड़ दिए बच्चे हमारा। 16 हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया, 17 ही रहा। हाँ भाई सुनिए साथियों, हमारे बालक जो है वो खेलते रहते हैं इससे ना, किताबें उनके लिए। इधर देखिए साथियों, अब आर्टिकल नंबर 17 पे चलिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। Untouchability is abolished and in practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law. अच्छा, अब ये क्या चीज हो गई साथियों? इस सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता में इसको समझने से पूर्व आपको यह समझना होगा कि आर्टिकल 15 और 16 में जो बातें कही, मान लो कि आपने कहा कि सर मैं एससी कैटेगरी में आता हूं और मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप उस एडमिशन के लिए रिजर्वेशन मांगेंगे कहां? दोबारा से समझिए, अगर आपने कहा कि मैं एससी कैटेगरी में हूं, मुझे रिजर्वेशन चाहिए, तो आप वो रिजर्वेशन मांगेंगे किससे? आंसर है स्टेट से मांगेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लेकिन साथियों, अगर मैं आपसे रिवर्स पूछूं कि आपको किसी ने अभद्र भाषा बोल दी, तो अभद्र भाषा बोलते ही आप इस अभद्र भाषा की शिकायत किससे करने जाएंगे? राज्य से। लेकिन इस आर्टिकल में तो कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि आपको अभद्र भाषा बोलने के ऊपर इतने साल की सजा होगी। अभद्र भाषा बोलने पर जांच ये अधिकारी करेगा। इसमें तो कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि किस तरह की भाषा बोलना गुनाह है, कहीं भी नहीं लिखा है। फिर क्या करिएगा? इस आर्टिकल में तो कहीं नहीं लिखा है। विकास कह रहे हैं वो तो आईपीसी में होगी ना सर। नहीं बेटा, वो आईपीसी में नहीं है। जब आईपीसी बना था तब तो रिजर्वेशन ही नहीं था। जब आईपीसी बनी थी तब तो उसमें भी नहीं था, बेयर एक्ट में भी नहीं है। इसके लिए अलग से एट्रोसिटी कानून जो ये आप पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों एक सिविल एक्ट बना, अलग से कानून बना, ठीक है। और उसके अंदर एससी एसटी एक्ट जिसे आप कहते हैं, और उस कानून को अमली जामा इसी आर्टिकल को दम देने के लिए पहनाया गया। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ आर्टिकल 17 को ताकत देने के लिए एक कानून बनाया गया ताकि यह आर्टिकल अप्लाई किया जा सके। यह आर्टिकल खुद से एप्लीकेबल नहीं है। अब मैंने ये लाइन यहां लिख दी, क्या इस लाइन के दम पर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे क्या? आपको तो पता ही नहीं आपका राइट क्या है, किस चीज के ऊपर बोलने पर आप शिकायत करने जाओगे? आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड बेटा, जिसके आधार पर चोरी करने वाले को, मर्डर करने वाले को सजा का प्रावधान है। इसमें तो कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए ना, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो है वो पता होने चाहिए आपको कि मेरे अधिकार क्या है, एससी एसटी के खिलाफ बोलने की सजा क्या है। तो इसको कानून देने के लिए, यानी इस शब्द को, इस आर्टिकल को मान्यता देने के लिए एक कानून बनाया गया। यानी कि ये सेल्फ इंप्लीमेंटेबल नहीं है। वेयर एज आर्टिकल 15 और 16 ऐसे हैं जिन्हें केवल इस संविधान में लिख दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाते हैं। शुभम शेखावत लिख रहे हैं, सर आप सच में औसम हैं। बेटा मैं औसम नहीं हूं, ये हमारा संविधान इतना खूबसूरत है कि इसकी जो व्याख्या करता है वो शाबाशी पाता है। ये मैं नहीं हूं, ये अपने संविधान की खूबसूरती है, मैं तो केवल व्याख्याकार हूं इसका। अगर अपने संविधान में इतनी खूबसूरती ना होती तो मैं आपकी तरफ से इतनी सारी
मतलब खुश, आपके चेहरे की रौनक, आपकी जो प्रशंसा है वो प्राप्त ही नहीं कर पाता। ये मैं नहीं, ये हमारा संविधान है इतना खूबसूरत। व्याख्या इसकी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। मैं तो व्याख्याकार हूं, एक शिक्षक हूं। समझ रहे हैं आप? सोच के देखिए हमारा संविधान कितना प्यारा बनाया हुआ है। आ गई बात समझ में? इसलिए जो लोग थोड़ा भी पढ़ लिख जाते हैं उनकी रामायण, गीता, बाइबल कॉन्स्टिट्यूशन होती है। लेकिन केवल कॉन्स्टिट्यूशन रखने भर से नहीं, इसे समझना होता है, एक एक पॉइंट को पढ़ना होता है। मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूं इस किताब को, आप इसके रंगों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हर आर्टिकल्स को बहुत गहराई में पढ़ चुका हूं। आप लोग जिस तरह से मतलब माइथोलॉजिकल चीजें पढ़ते होंगे, मैं इस किताब को कई बार पढ़ चुका हूं। मुझे इसमें फील आता है, मतलब इसको देखकर ऐसा लगता है, ये जिस दिन मैं आपको ये क्लास पढ़ा रहा होता हूं, मतलब इंडियन पॉलिटी जिस दिन मैं डिस्कस कर रहा होता हूं, उस समय तो ऐसा लगता है कि बस चर्चा चले तो इस पे चले, किक मिलता है। आ गई बात समझ में? अच्छा, तो अब क्या हुआ, यहां तक आर्टिकल 17 समझ में आ गया। अब आर्टिकल 17 के अंदर मतलब इसको अप्लाई करने के लिए आपको ये करना होगा। आर्टिकल 18 की बात करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा था, बात समझ में आ गई। आर्टिकल 18 आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे सारे आर्टिकल। देखिए 14 आपके दिमाग में आ चुका है, 15 आ चुका है, 16 आ चुका है, 17 आ चुका है, 18। एक एक आर्टिकल आपको ऐसे जम जाएगा, आपको लगेगा कि कोई कहीं से भी आर्टिकल पूछे आप उस पर बोलने की स्थिति में होंगे। आपके पास हर जगह कहने के लिए कोई कहानी होगी, आप गलत करेंगे ही नहीं। अच्छा, अब सुनते हैं इसके अंदर क्या है। आर्टिकल 18 क्या कहता है साथियों। अब मान लो कि मैं आपके सामने ये कह दूं, श्री श्री 1008 श्री अंकित अवस्थी महाराज, नाम हो गया साहब। अब इतना बड़ा नाम दे दिया, इतना बड़ा नाम दे दिया कि सामने वाले व्यक्ति को मुझसे मिलने से पहले, मेरा नाम जानने से पहले, वो एक फिल्म नहीं है, वो कौन सी फिल्म है, धमाल, जिसमें वो कहता है कि मैं पूरा नाम बताऊंगा इतने में सफर खत्म हो जाएगा। वेणुगोपाल अय्यर, फिर कौन सा अय्यर, फिर कौन सा अय्यर, और चलता 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 नाम के साथ में नाम से नाम निकलता चला जाता है। याद है, चिन्ना स्वामी अप्पा स्वामी अय्यर, चिन्ना स्वामी वन्ना स्वामी अय्यर, है ना, वेणुगोपाल अय्यर। तो वो जो है वो असल में क्या है, आप अपने नाम को इतना वेटेज दे रहे हो कि आपके नाम की वजह से मुझे पहले ही कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है यार। मुझे ये डर लगने लग रहा है कि भाई साहब ये आदमी तो एकदम गजब आदमी है, मतलब इससे मिलने से पहले तो मैं अपने आप को पहले से ही सेट कर लेता हूँ, पता नहीं कौन महान आत्मा आ रही है। मैं इंसान से मिला नहीं, उसके नाम से मिलते ही मेरी हालत खराब हो गई। श्री श्री 1008 95 हजार 2 लाख साल पुराने साहब आ रहे हैं। दिमाग खराब हो जाएगा ना यार, आपका तो दिमाग ही परेशान हो जाएगा यार। भाई साहब मैं समानता की बात सोच रहा था कि मेरे देश में समानता होगी। हर आदमी अपने अपने टाइटल लिए घूम रहा है, नाम से मतलब आदमी के आने से पहले टाइटल झूलते झूलते आ रहे हैं इसके सामने। देख रहा भाई साहब, एक हाथ पे उसके ये नाम लिखे हैं, एक हाथ पे उसके ये नाम लिखे हैं, मैं तो घबरा जाऊंगा सर। फिर तो बोले साहब ऐसी बात है, इस आदमी के सामने से पहले हटाओ लाड साहब, फाड़ साहब, सब हटाओ। इनके आगे जो आप लिखते हैं पंजाब केसरी की, हिंद केसरी की, जो भी लिखना है सब हटाओ। लाड साहब, फाड़ साहब, सब हटाओ इनके सामने से, कोई नाम नहीं चलेगा। कम से कम इनके नाम के आगे कोई चीज नहीं होगी तो पहले सिमिलर ग्राउंड पे बैठ करके तो चर्चा होगी, यानी नो टाइटल्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी किसी प्रकार के टाइटल्स को यहां पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा, केवल 2 टाइटल्स को जो कि ऑनरेरी हैं, जिन्हें आपने पढ़कर प्राप्त किया है और देश की सेवा में यानी वेल्लोर में प्राप्त किया है, दैट इज डिफेंस एंड एकेडमिक्स। इनके जो आपके टाइटल्स हैं ये आपके नाम के आगे लगाए जा सकते हैं। यदि लता मंगेशकर अपने नाम के आगे लिखने लग जाएं भारत रत्न लता मंगेशकर, तो उन्हें मेरे प्यारे साथियों सजा भी हो सकती है। वो बात दूसरी है कि हमारे यहां पर लिखने वाले लोग भारत रत्न लता मंगेशकर जी पधार रही हैं, भारत रत्न परम श्रद्धेय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। वो हमारी तो क्या है ना कि आदत रही है चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की। हमारा देश जो है वो मतलब प्रशंसाओं का देश रहा है, मतलब हल्के फुल्के में लेते ही नहीं है। पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण पधारे सिंह पधार रहे हैं। हमारे यहाँ केवल दो चीजें अलाउड है। यदि आप आर्मी में हैं, आपने लिखा लेफ्टिनेंट फलाना सिंह, कैप्टन फलाना सिंह, मेजर दिमकना सिंह, बस इतना नाम। पढ़ाई से आपने इंजीनियर या डॉक्टर या प्रोफेसर जो पद प्राप्त किया है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर फलाना सिंह, डॉक्टर दिमकना सिंह, बस। आदित्य पूछ रहे हैं श्री क्यों लगाते हैं? मत लगाओ बेटा, श्री को काउंट किया नहीं जाता है आपके नाम के अंदर।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है आपकी आज की यात्रा जिसमें आपने समानता प्राप्त करी डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सिखा के गई होगी। कल हम आपको लाएंगे स्वतंत्रता, तो बाबा लाएंगे क्रांति। कल मिलेगी स्वतंत्रता।